everyone. In our previous video, we have studied about the introduction of bipolar junction transistor BJT, and in today's video we will study about operation of BJT. BJT कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इसको एक्टिव मोड में ऑपरेट कराने के लिए एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन को हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे. मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड के अंदर ही क्या करता है, एक एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है और इसी मोड में इसको जनरली वर्क कराया जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव मोड में इसकी वर्किंग को समझना. हमने ये भी देखा था कि इसके 3 मोड होते हैं, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और सैचुरेशन मोड. और एक्टिव मोड के अंदर जो हमारा फर्स्ट जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस पे होता है और सेकेंड जंक्शन जो होता है हमारा रिवर्स बायसिंग पे होता है. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जंक्शन है, फर्स्ट जंक्शन दैट इज एमिटर और बेस के बीच का जंक्शन EB जंक्शन. तो यहाँ पर हम EB जंक्शन को फॉरवर्ड बायस पर रखेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा सेकेंड जंक्शन होगा जिसको हम CB जंक्शन बोलते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन, तो जो CB जंक्शन होगा उसे हम रिवर्स बायस पर रखेंगे. तो इस तरह की बायसिंग को अटेन करने के लिए हमने जो VEB पोटेंशियल लगाया है, यानी कि एमिटर और बेस के बीच का पोटेंशियल, उसको हमने कैसा रखा है, नेगेटिव साइड को N से जोड़ा है. हम इसकी वर्किंग को समझने के लिए एक NPN टाइप के ट्रांजिस्टर का एग्जाम्पल लेकर के समझ रहे हैं. PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी बिल्कुल इसी तरह से होती है, बस जहाँ हमने होल्स बनाए हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की वर्किंग आ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स आ जाएंगे. तो एक बार हम NPN का एग्जाम्पल लेकर इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने N साइड को, एमिटर को हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के, और बेस जो कि P टाइप का है उसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है. तो यहाँ अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वजह से इस वाले पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो इस जंक्शन पर N साइड नेगेटिव से और P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट होने की वजह से EB जंक्शन पर हमारी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग. इसी तरह से हमने जो VCB वोल्टेज लगाया है, कलेक्टर बेस वोल्टेज, वो हमने पॉजिटिव साइड को N टाइप से जोड़ा है और इसके नेगेटिव साइड को हम किससे जोड़ रहे हैं, बेस की तरफ से जोड़ रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर जो होगा, जो पॉजिटिव साइड होगा उसको हमने कलेक्टर से जोड़ा है, तो कलेक्टर और बेस ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स बायसिंग पे हो जाएगा. इस जंक्शन पर जो N टाइप है वो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, और जो बेस वाला साइड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है. अब हम इसकी वर्किंग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो हम जानते हैं कि जो एमिटर साइड होती है उसमें डोपिंग बहुत ही ज़्यादा की जाती है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, जो हमने फिल्ड वाले डॉट्स बनाए हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो खाली वाले गोले हैं वो होल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हमारी डोपिंग ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. जैसे ही ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, इस रीजन के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर एक रिपल्शन फोर्स काम करने लगेगा. इस रिपल्शन फोर्स की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्योंकि ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है, उस वजह से यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. जो हमारा EB जंक्शन है वहाँ पर जो जनरल बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए जब हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, उस कंडीशन में उससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा EB जंक्शन पर. उस जब बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाते हैं. तो अब क्योंकि यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस जंक्शन को पार करके बेस के अंदर एंटर हो जाएंगे. बेस के अंदर एंटर होकर के ये क्या करने लगेंगे, बेस में इंजेक्ट होने लगेंगे. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस बेस में इंजेक्ट होने लगेंगे तो ये जो बेस की थिकनेस होती है, बेस की जो चौड़ाई होती है, वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स एमिटर साइड से निकलकर बेस साइड में इंजेक्ट होने से पहले जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसके कंपैरिजन में बेस को बहुत ही कम रखा जाता है. जैसे
फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया इसने यहाँ पर 10 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस को कवर किया, तो यहाँ पर उसकी थिकनेस उससे भी कम रखी जाती है ताकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को भी पार करके आगे निकल जाए। ठीक है, अब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन्स बेस वाले टर्मिनल में आकर के क्या होने लगे, इंजेक्ट होने लगे। अब इसकी थिकनेस बहुत कम है और कलेक्टर बहुत ही बड़ा है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है, और यहाँ पर हमने इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाई। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा, जो टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, वो इसके अंदर आए हुए इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। उसके साथ साथ कलेक्टर के अंदर भी जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने लगेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्टर टर्मिनल की तरफ आने लगेंगे और हमें एक करंट की वैल्यू मिलेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से रिपल होंगे, रिपल होकर के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बेस टर्मिनल में इंजेक्ट होंगे। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने को है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ इंजेक्ट होने पर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, लेकिन इसकी थिकनेस को इतना कम रखा जाता है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होकर के इस बेस और कलेक्टर जंक्शन यानी CB जंक्शन को पार करके और कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो पूरी तरह से अट्रैक्ट होकर के कलेक्टर की तरफ जाने लगेंगे। अब अगर हम करंट की डायरेक्शन को लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होती है जहाँ करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जो कलेक्टर करंट होगी वो इस तरफ हो जाएगी, यानी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कलेक्टर करंट हमारी हो जाएगी IC इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम एमिटर करंट को देखना चाहें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होने लगेगी, एमिटर करंट भी फ्लो होने लगेगी। अब हमने ये समझा कि जितने इलेक्ट्रॉन इस एमिटर में से निकले उसमें से कुछ हिस्सा यहाँ पर रिकम्बाइन हो जाता है और बाकी का अधिकतर हिस्सा यहाँ पर निकल करके कलेक्टर पर हमको रिजल्ट देता है। लेकिन टोटल जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो पूरे के पूरे कलेक्टर टर्मिनल पर नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उस वजह से हमें बेस टर्मिनल पर भी क्या मिलती है, एक करंट मिलती है जिसे हम नाम देते हैं IB, जिसे हम कहते हैं बेस करंट। ठीक है, तो इसकी वर्किंग को हमने बहुत डिटेल में समझा कि किस तरह से इसको एक्टिव मोड में वर्क कराया जाता है। अब हमने ये देखा कि एमिटर करंट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं बोलूँ यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो एमिटर करंट जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन ये एमिटर करंट कुछ मात्रा में बेस करंट बनाती है और उसके बाद बाकी की करंट हमें कलेक्टर करंट के फॉर्म में मिलती है। तो अगर मैं इन तीनों करंट कंपोनेंट्स में रिलेशन निकालूँ तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल बेस करंट प्लस टोटल कलेक्टर करंट को अगर हम ऐड करें तो हमें एमिटर करंट की क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो ये इन करंट के तीनों कंपोनेंट्स में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो ये ट्रांजिस्टर होता है BJT ट्रांजिस्टर, वो किसके लिए काम आता है, एम्प्लीफिकेशन में काम आता है। ये क्या करता है, वोल्टेज और पावर का बहुत अच्छा एम्प्लीफिकेशन करता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम जानते हैं कि ये जो IB होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और अगर हम डोपिंग को और बहुत सारी कंडीशंस को इस तरह से एडजस्ट कर ले कि जो हमारी IE होती है वो नियरली इक्वल टू IC हो जाती है, यानी यहाँ पर जो करंट का लॉस है वो बहुत ही कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो IE होती है इज़ नियरली इक्वल टू IC, नॉट एग्जैक्टली बट नियरली इक्वल टू IC। तो हम क्या देखते हैं,
सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जो पहला वाला जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और जो दूसरा वाला जंक्शन है वो रिवर्स बायस है। तो हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में आसानी से करंट क्या हो जाती है, फ्लो हो जाती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाती। ये हम बहुत अच्छे से पीएन जंक्शन डायोड वाले केस में पढ़ चुके हैं कि जब हम रिवर्स बायसिंग करते हैं तो वो करंट को फ्लो नहीं करता है इतने अच्छे से। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो फर्स्ट जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है और जो हमारा सेकेंड जंक्शन है वो हमारा रिवर्स्ड बायस होता है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस कम होने का क्या मतलब है, करंट बहुत ही अच्छी तरह से फ्लो हो पाएगा। लेकिन दूसरा जो जंक्शन है रिवर्स बायसिंग में, उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम का होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगभग 10⁵ ओम के आसपास का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगभग सेम करंट दोनों ही जंक्शन से होकर के जाती है। जितनी करंट इनपुट पर से आ रही है ऑलमोस्ट उतनी ही करंट हमें आउटपुट पर भी मिलती है। तो पूरे सर्किट के अंदर जब करंट कांस्टेंट है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी हो रहा है, तो आप जानते हैं ओम के लॉ से V = I R। तो जब हमारा करंट कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है यानी इनपुट पर रेजिस्टेंस कम था और आउटपुट की साइड में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसी रेशियो में वोल्टेज भी चेंज होगा। इनपुट पर अगर वोल्टेज कम दिया गया है तो हमें आउटपुट पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगभग सेम करंट दोनों ही जंक्शन से फ्लो होती है, यानी इनपुट और आउटपुट करंट लगभग सेम होने की वजह से, लेकिन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा अंतर होने की वजह से हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज का क्या हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। वोल्टेज हमें क्या मिलता है, एम्प्लीफाइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है आउटपुट पर, अगर हम इनपुट पर कम लगाते हैं तो भी। इसी तरह से जो पावर होती है वो VI के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज को ये करंट कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अगर V बहुत ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रहा है तो हमें आउटपुट पर पावर भी क्या मिलती है, एम्प्लीफाई होकर के मिलती है। यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो एज अ एम्प्लीफायर वोल्टेज और पावर को क्या कर देता है, एम्प्लीफाई कर देता है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने डिटेल में एक्टिव मोड के अंदर ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझा, एक NPN ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लेकर के। इसी तरह से सेम वर्किंग PNP ट्रांजिस्टर की भी होती है, सिर्फ ये जो चार्ज कैरियर्स है ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और हमने ये देखा कि जो IE होती है वो मैक्सिमम होती है, उसका कुछ हिस्सा IB बनाता है और बाकी का हिस्सा हमें कलेक्टर करंट के फॉर्म में आउटपुट पर मिलता है। और यहाँ से हमने करंट की डायरेक्शंस को भी समझा। आई होप यू अंडरस्टैंड।